पिछले क्लास के ही चौथे लेसन हम लोग पढ़ रहे हैं संस्थाओं का कामकाज। और संस्थाओं के कामकाज में सबसे पहले हम लोग संस्था देख चुके हैं विधायिका। इसके बाद संस्था हम लोग का चल रहा है कार्यपालिका। कार्यपालिका में पिछले क्लास में हम लोग राष्ट्रपति पूरा पढ़ लिए थे और उपराष्ट्रपति भी पूरा पढ़ लिए थे। आज की क्लास में हम लोग प्रधानमंत्री पढ़ेंगे। तो चलिए हम लोग क्लास को प्रारंभ करते हैं। आज की क्लास में प्रधानमंत्री का पूरा सेक्शन आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो देखिए, सबसे पहले हम लोगों को याद होगा पिछले क्लास में संघ के कार्यपालिका का प्रधान कौन होता है? राष्ट्रपति। लेकिन अगर क्वेश्चन दे दे कि संघ के कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान कौन होता है? देखो, वास्तविक प्रधान हमारा प्रधानमंत्री होता है। दोनों क्वेश्चन में अंतर है। संघ के कार्यपालिका का प्रधान कौन है? तो राष्ट्रपति। लेकिन अगर दे दे वास्तविक प्रधान कौन है? तो प्रधानमंत्री। इसमें हम लोग देखें प्रधानमंत्री में जो भी प्रश्न बनते हैं एक एक करके हम लोग चलेंगे। प्रधानमंत्री में आपको ध्यान सबसे पहले देना है अनुच्छेद 74। अनुच्छेद 74 क्या कहता है? कहता है राष्ट्रपति की सहायता के लिए एक मंत्री परिषद होगा और इस मंत्री परिषद का प्रधान प्रधानमंत्री होगा। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात हम लोग समझे। अनुच्छेद 74 कहता है कि राष्ट्रपति की सहायता के लिए एक मंत्री परिषद होगा और इस मंत्री परिषद का प्रधान प्रधानमंत्री होगा। तो अब ये बात आप लोग को समझ में आ गया कि अनुच्छेद 74 का मतलब है कि प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद की जिम्मेवारी क्या है? तो इनकी जिम्मेवारी है राष्ट्रपति की सहायता करना। यानी राष्ट्रपति की सहायता के लिए मंत्री परिषद होगा और उस मंत्री परिषद का हेड कौन होगा? प्रधानमंत्री। इसीलिए अनुच्छेद 74 के बाद अगर हम बात करें अनुच्छेद 75 का, तो अनुच्छेद 75 में प्रधानमंत्री के नियुक्ति का उल्लेख है। बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको समझना है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करेगा? तो इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। सबसे पहला आपको ध्यान रखना है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करेगा? तो राष्ट्रपति। किसे करेगा? लोकसभा के सदस्य को कि राज्यसभा के सदस्य को? तो राष्ट्रपति जनरली बहुमत दल के नेता, जिस दल को बहुमत आए उस दल के नेता को राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के लिए नियुक्त करता है। बहुमत अगर नहीं है तो सबसे बड़ी पार्टी जो है उसके दल के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त करता है। ऐसा नहीं है कि जिस व्यक्ति को नियुक्त कर रहा है वो लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य होना आवश्यक है। ऐसा हो सकता है वो किसी भी सदन का सदस्य नहीं, फिर भी राष्ट्रपति देख रहा है कि इस दल में ज्यादा है और उस दल के द्वारा इस व्यक्ति को दिया गया है कि इसको प्रधानमंत्री बनना है, तो राष्ट्रपति किसी भी सदन का सदस्य नहीं भी रहने पर उसको प्रधानमंत्री बना सकता है। लेकिन शर्त होगा कि जिसको प्रधानमंत्री बना दिया जाए वह 1 माह के अंदर अपना बहुमत सिद्ध करे। ये अंतिम सीमा है, 1 माह। विद इन ए मंथ उसको अपना बहुमत सिद्ध करना होगा। अगर वो किसी भी सदन का सदस्य नहीं है, न लोकसभा न राज्यसभा, तो उसको 6 माह के अंदर किसी भी सदन का सदस्य बनना होगा। ऐसा हो सकता है कि प्रधानमंत्री राज्यसभा का सदस्य, फिर भी प्रधानमंत्री लोकसभा के लिए जिम्मेदार होता है। सदस्य किसी का रहे उससे कोई मतलब नहीं, वो लोकसभा के सदन का मुख्य नेता प्रधानमंत्री है। इसीलिए हाँ, किसी सदन का सदस्य ही प्रधानमंत्री बन सकता है। राज्यसभा का सदन का सदस्य है वो भी प्रधानमंत्री बन सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट बात, सदस्य नहीं है वो भी बन सकता है, लेकिन 6 माह का टाइम है, उसको किसी भी सदन का सदस्य बनना होगा। बहुत इंपॉर्टेंट बात, ये 74 और 75 अनुच्छेद प्रधानमंत्री में ध्यान रखना है। अनुच्छेद 74 क्या हुआ? तो अनुच्छेद 74 हुआ कि राष्ट्रपति की सहायता के लिए एक मंत्री परिषद होगा और इस मंत्री परिषद का प्रधान प्रधानमंत्री होगा। अनुच्छेद 75 प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करेगा? तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। किसे? तो बहुमत प्राप्त दल के नेता को, या बहुमत नहीं है तो सबसे बड़े दल के नेता को वो बना सकता है। वह किसी सदन का सदस्य नहीं भी है तब भी बन सकता है, लेकिन 6 माह के अंदर उसे किसी भी सदन का सदस्य बनना होगा। अब 6 माह के अंदर एक बच्चा पूछ रहा कि सर कैसे सदस्य बनेगा? तो राज्यसभा के किसी एक व्यक्ति को इस्तीफा दिलाएगा और उसके जगह वो खड़ा होकर वोटिंग होगा, फिर सदस्य बनेगा। या लोकसभा के कोई एक सदस्य इस्तीफा देंगे, उस क्षेत्र में चुनाव होगा, वो खड़ा होगा, तब सदस्य बनेगा। विधिवत उसको सदस्य बनना होगा। राज्यसभा में सदस्य बनने के लिए जनता वोटिंग नहीं करती, विधानसभा के सदस्य वोटिंग करते हैं, तो उसके आधार पर ये पतली गली थोड़ा आसान पड़ता है। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट, बताओ प्रधानमंत्री को शपथ कौन दिलाता है? प्रधानमंत्री को शपथ कौन दिलाता है? तो बिल्कुल दिमाग में सेट रखना है कि मुख्यमंत्री होगा तो राज्यपाल, प्रधानमंत्री होगा तो राष्ट्रपति। तो देखिए, सभी, चाहे कोई भी मंत्री परिषद हो चाहे प्रधानमंत्री हो, सभी को शपथ दिलाने का काम कौन करेंगे? राष्ट्रपति। सारे बच्चे बताओ, कार्यकाल, प्रधानमंत्री का कार्यकाल कितने समय का है? जल्दी से आंसर दीजिए। प्रधानमंत्री का कार्यकाल कितने समय का है? जल्दी से सोच के आंसर दो। देखिए, प्रधानमंत्री के कार्यकाल में एक शब्द आता है कि यह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कार्य करता है। बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे समझना है, 5 साल जरूरी नहीं है। 5 साल जरूरी नहीं है, जब तक, हाँ, अधिकतम 5 साल है। शपथ ग्रहण से अधिकतम 5 साल है। ऐसा हो सकता है कि वह 6 महीना चले, 6 दिन चले, 1 ही दिन चले। बहुत इंपॉर्टेंट है कि इनका कार्यकाल निश्चित नहीं है। यह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कार्य करते हैं। नटसेल में जब तक इनको बहुमत लोकसभा में है, राज्यसभा से बहुमत से नहीं मतलब, जब तक इनको लोकसभा में बहुमत है तब तक ये प्रधानमंत्री है। जिस दिन बहुमत अपना खो देंगे उस दिन खो देंगे ये पद, राष्ट्रपति इनको हटा देंगे। इसीलिए ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कार्य करते हैं। बोलो, अगर प्रधानमंत्री को त्याग पत्र देना हो तो प्रधानमंत्री अपना त्याग पत्र किसे देगा? तो प्रधानमंत्री त्याग पत्र राष्ट्रपति को देता है। अगर कोई एक मंत्री किसी कारण से मर जाए तो केवल एक पद खाली होता है, लेकिन अगर किसी कारण से प्रधानमंत्री मर जाए तो पूरे मंत्री परिषद भंग हो जाते हैं। फिर से नए सिरे से मंत्री बनाना होगा। बात समझना, प्रधानमंत्री की मृत्यु का मतलब जितने मंत्री हैं सब खत्म, फिर नया प्रधानमंत्री, नया मंत्री परिषद, फिर नया गठन होगा। और आप सारे बच्चे समझ गए प्रधानमंत्री किस सदन का नेता होता है? उस सदन का कि निम्न सदन का। तो प्रधानमंत्री किसी सदन का सदस्य हो सकता है, लेकिन प्रधानमंत्री सिर्फ और सिर्फ निम्न सदन का नेता होता है। यहाँ ही उसको बहुमत लाना रहता है। निम्न सदन का मतलब लोकसभा, इसी से उसको मेन लेना देना। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात करें, छोटे एग्जाम में आप सभी को सीक्वेंस मेन इंपॉर्टेंट, यानी हम लोग अभी चले भारत के प्रधानमंत्री।
और सारे बच्चे को ये सीक्वेंस इंपॉर्टेंट है, दिमाग में बैठना चाहिए, ये हमेशा अक्सर काम आते रहेगा। पहला नंबर प्रधानमंत्री आप जानते हो पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं। 1947 से लेके 1964 तक लगातार प्रधानमंत्री हैं। 64 में नेहरू की मृत्यु हो जाती है। यानी आज तक सबसे लंबा अगर कोई प्रधानमंत्री में रहे, तो वो जवाहरलाल नेहरू हैं, 17 साल तक कंटिन्यू रहे। मोदी अगर इस इलेक्शन को जीत भी जाते हैं, तो इस इलेक्शन को जीतने के बाद भी वो 15 ही रहे। उसके बाद भी अगला इलेक्शन अगर जीतेंगे, तब नेहरू के रिकॉर्ड को तोड़ पाए। इसीलिए तुम समझ पा रहे हो कि नेहरू का रिकॉर्ड तोड़ना कोई साधारण नहीं। 17 साल तक प्रधानमंत्री नेहरू रहे। अचानक पद पे रहते हुए ही नेहरू की मृत्यु हो गई और नेहरू की मृत्यु के बाद एक कार्यवाहक प्रधानमंत्री बनाया गया। एक कार्यवाहक प्रधानमंत्री का नाम गुलजारी लाल नंदा था। गुलजारी लाल नंदा। तो गुलजारी लाल नंदा कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने और दूसरा नंबर पे फिर 64 में एक व्यक्ति लाल बहादुर शास्त्री, लाल बहादुर शास्त्री ये प्रधानमंत्री 1964 में बने। अभी थोड़ा लंबा ही खींचते कि उसी समय पद पे रहते हुए ताशकंद की राजधानी, उज्बेकिस्तान की राजधानी जो ताशकंद है, वहीं इनकी 66 में ही मृत्यु हो गई। ये 66 में ये भी पद पे रहते हुए ही मर गए और फिर से कार्यवाहक प्रधानमंत्री गुलजारी लाल नंदा को बनाया गया। अब देखो ये दो फेज तो सारे बच्चे को क्लियर कि पहला नंबर हम लोग ध्यान दें, पहला नंबर नेहरू है 47 से लेकर 64, दूसरा लाल बहादुर शास्त्री है 64 से 66। इनकी मृत्यु ताशकंद समझौते के दौरान उज्बेकिस्तान में हुआ, भारत में नहीं हुई। जब ये मर गए हैं तब इंदिरा गांधी को बना दिया गया। और यही देखो इंदिरा गांधी 1966 से कंटिन्यू 11 साल 77 तक प्रधानमंत्री कंटिन्यू रहे। इस समय तक आते आते इंदिरा गांधी को भी घमंड होगी कि 47 से 77 30 साल कांग्रेस जिसे चाहती है उसे जिताती है। जहां से खड़ी होती है सब जगह से जितना है। जो अभी अमेठी और रायबरेली देख रहे हो, इंदिरा गांधी का सीट यही रायबरेली। इसी समय वो इमरजेंसी वगैरह लगाती है और उसका आलम यह होता है कि रायबरेली जो गांधी परिवार के लिए, नेहरू परिवार के लिए एकदम परमानेंट फिक्स सीट, किसी को भी जितना है। रायबरेली से स्वयं इंदिरा गांधी चुनाव हार गई। 77 का लहर ऐसा रहा कि स्वयं इंदिरा गांधी चुनाव हार गई। और यही भारत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट डेट है। पहली बार पहली बार गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बने। पहली बार गैर कांग्रेसी का मतलब आजादी के बाद 30 साल बाद ऐसा हुआ कि मोरारजी देसाई पहली बार गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री है। और यही पहला गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई है, जो 3 साल तक कंटिन्यू चले 1977 से 80 तक। जनता दल से थे, इन्हीं से जनता दल यूनाइटेड, इसी से राष्ट्रीय जनता दल, ये सब जितने भी नाम सुन रहे हो सब इन्हीं से फिर बना है। 80 में इनको भी हटा दिया। अब ये मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री पहला गैर कांग्रेसी कभी भी पूछेगा तो ध्यान रखना है मोरारजी देसाई। इस समय 80 क्या 79 समझो, 79 से चौधरी चरण सिंह भी बनते हैं। 79 से 80 अब इन्हीं पार्टी में मोरारजी देसाई को हटा दिया छोटे कार्यकाल के लिए। 79-80 के लिए ये हम लोग देखें दूसरे व्यक्ति अब इसी पार्टी से बने। 80 में फिर चुनाव फिर हो, क्योंकि लोग दो ट्राई कर चुके हैं। इस समय चौधरी चरण सिंह को फिर बनाया गया, लेकिन जो दोनों ही गैर कांग्रेसी रहे बहुत हिट नहीं कर पाए और इसीलिए 80 में फिर चुनाव हुआ और यही इंदिरा गांधी सभी लोग से माफी वगैरह मांगी और 80 के चुनाव में पूर्ण बहुमत से फिर सरकार बनाई। और जब पूरा सरकार इनका बन गया तब 5 साल चलना चाहिए था, लेकिन उसी बीच 84 में ही इंदिरा गांधी की हत्या कर दी गई। 84 में इंदिरा गांधी मारी गई। हाँ, ये मोरारजी देसाई 2 साल के लिए नहीं बने, कई पार्टी मिल करके इनको प्रधानमंत्री बनाए। अब ये जब प्रधानमंत्री बन गए तो कुछ पार्टी का अनदेखा करने लगे, तो कई लोग समर्थन खींचने लगे कि मोरारजी को हटाओ तब हम प्रधानमंत्री में सपोर्ट करेंगे। सब मिलकर चौधरी चरण सिंह को बनाए। अब चौधरी चरण सिंह से भी जब देखे कि सब नहीं चल पा रहा है तो समर्थन वापस, सरकार गिर गई। चलना चाहिए था 5 साल, लेकिन कई दल होने के कारण सरकार गिर गई। तो 80 में फिर चुनाव हुआ और 80 के चुनाव में इंदिरा गांधी पूर्ण बहुमत लाई। 85 तक चलती इंदिरा गांधी, लेकिन 84 में ही इंदिरा गांधी की हत्या हुई। अब इंदिरा के मरने के बाद सीधे-सीधे लॉन्च किया गया इंदिरा गांधी के बेटे राजीव गांधी को। राजीव गांधी इस समय पूर्ण बहुमत लाए। 84 में 5 साल कंटिन्यू 89 तक चले। यानी राजीव गांधी को इंदिरा गांधी के बाद पूर्ण बहुमत आया। लोगों ने कहा कि बहुत अच्छी बात है। और इंदिरा गांधी के बाद राजीव गांधी कंटिन्यू चले, लेकिन राजीव गांधी की भी फिर हत्या हो गई। और तब अब फिर जनादेश उस तरह से नहीं रहा, तो फिर छोटे-छोटे सिस्टम चलना शुरू हुआ। कई पार्टी मिल-मिल के जबरदस्ती, कभी बीपी सिंह, कभी चंद्रशेखर, ये सब जो फेज देख रहे हो, ये यही 89-90 का फेज। इस समय भारत में बहुत ही खराब स्थिति। आप देखोगे पंचवर्षीय योजना में भी गैपिंग होगी। इसी समय भारत की अर्थव्यवस्था कोलैप्स करेगी। विदेशी मुद्रा भंडार हमारे यहाँ इतना नहीं रहेगा कि हम लोग कुछ कर पाए। सिर्फ एक-एक साल 1989 से 90 बीपी सिंह, 1990 से 91 चंद्रशेखर, फिर दोनों के बाद जो इलेक्शन हुआ 91 में, कांग्रेस पूर्ण बहुमत लाई। और अबर कांग्रेस ने पीवी नरसिम्हा राव को प्रधानमंत्री बनाई। मनमोहन सिंह इस समय वित्त मंत्री थे। बहुत ही बढ़िया 5 साल का कार्यकाल रहा। 91 से 96 पीवी नरसिम्हा राव का कार्यकाल बहुत ही शानदार रहा। और यही जो देख रहे हो, इनको भी भारत रत्न दिया गया, इनको भी भारत रत्न मोदी द्वारा दिया गया। ये पीवी नरसिम्हा राव काफी बढ़िया वर्क किए। नई जो आर्थिक नीति है, भूमंडलीकरण जो देख रहे हो, भारत में शुरुआत करने वाले यही। और पीवी नरसिम्हा राव के बाद यही 96 में अटल बिहारी वाजपेयी बनते तो हैं, लेकिन रामविलास पासवान के कारण 13 दिन में ही समाप्त हो जाते हैं। क्योंकि 1 माह के अंदर बहुमत सिद्ध करना होता है। 13 दिन में ही बहुमत की बात आई। 1 वोट चाहिए था, रामविलास जी के पास था, लेकिन उन्होंने नहीं दिया और सिर्फ 13 दिन में ही सरकार वाजपेयी की गिर गई। और यही फिर एक क्रम शुरू हुआ जिसमें नाम है देवगौड़ा। दक्षिण भारत के प्रधानमंत्री के रूप में हरदन अली देदेगौड़ा, ये जो देख रहे हो, ये प्रधानमंत्री बने। देवगौड़ा ये साउथ के प्रथम है। इनको भी जान के भारत रत्न कह दिए कि दक्षिण भारत में भी स्थिति मेरा वोटिंग में सही चले। लेकिन देवगौड़ा भी ज्यादा दिन नहीं चले। 96-97 देवगौड़ा की भी सरकार चली गई। कारण है कई लोग मिलकर बना रहे हैं, उन लोग की जब अपनी बात सिद्ध नहीं हो रही है तो खत्म हो। फिर यहाँ पे इंद्र कुमार गुजराल आए। गुजराल भी लंबे समय तक सरकार नहीं चला पाए। इंद्र कुमार गुजराल भी सिर्फ 1 साल चले, 97 से 98। यहाँ पे फिर भाजपा की सरकार आई और फिर से वाजपेयी आए। 13 दिन के बाद अबर वाजपेयी 13 महीना चले, फिर सरकार गिरी और 13 महीना में 98 से 99 हो गया, 13 महीना चला गया। और फिर चुनाव जब हुआ तो अबर वाजपेयी को पूर्ण बहुमत आया।
और वाजपेयी 99 से 5 साल 2004 तक कंटिन्यू चले। यानी 3 बार वाजपेयी बने, 13 दिन, 13 महीना और 5 साल। यहाँ पे 2004 के इलेक्शन में पुनः कांग्रेस को पूर्ण बहुमत आया और आपको मालूम है मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बने 2004 से लेकर के 9 तक। फिर 5 साल में इलेक्शन हुआ तो 9 से लेकर 14 तक दोनों बार मनमोहन सिंह कंटिन्यू रहे। 14 का चुनाव सारे बच्चे जानते हो, यहीं पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आते हैं और नरेंद्र मोदी 2014 से 24 कंटिन्यू अभी चल रहे हैं। 24 में फिर इलेक्शन है। अगर ये कंटिन्यूटी करते भी हैं 29 तक तो 15 साल ही रह पाएंगे। इसके पहले हमारा नेहरू 17 साल कंटिन्यू रह चुके हैं। तो अब ये जो देख पा रहे हो प्रधानमंत्री का फेज दिमाग में हम चाहते हैं कि हर बच्चे के एक बार बैठा रहे। किसमें कौन-कौन एकदम है, ये दिमाग में बैठ गया तो सारी बात आपका क्लियर हो जाएगी। तो आज का क्लास हम लोग यहीं तक। कल आपका ये लेसन का अंतिम क्लास है महान्यायवादी और न्यायपालिका और क्वेश्चन प्रैक्टिस। कल ये लेसन खत्म हो जाएगा। इसके बाद